हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई है और सुबोध गुप्ता रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से रहने वाली है? सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी देखिए, अगर अभी मौजूदा बात करें अगर खबरों की, तो इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को एसआईटी के समक्ष पेश होना है बाइबल कला गोलीकांड मामले में। 2015 में जब पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान उप मुख्यमंत्री थे सुखबीर सिंह बादल और गृह विभाग भी उनके पास था। उस दौरान देखा गया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जब बेअदबी हुई थी, उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। कोटकपूरा और बाइबल कला की अगर बात करें, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी। लेकिन बाइबल कला गोलीकांड की अगर बात करें, तो यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग हुई, उसके बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है, उप मुख्यमंत्री उस दौरान सुखबीर सिंह बादल थे, गृह विभाग उनके पास था, तो ऐसे में एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। आईजी नौनिहाल सिंह उनसे सेक्टर 32 में जो पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट है, वहां पर पूछताछ करेंगे। थोड़ी ही देर में एसआईटी के समक्ष पेश होंगे सुखबीर सिंह बादल। और इसके अलावा कोटकपूरा गोलीकांड मामले में उन्हें पिछले हफ्ते सम्मन भेजा गया था और उन्हें तलब किया गया था, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने समय मांगा था और अगले हफ्ते उन्हें इस मामले में पेश होना होगा। क्योंकि अगर हम पंजाब की राजनीति की बात करें, तो लगातार इस मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा गया था कि बेअदबी मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और देखा गया कि उसके चलते जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं हमलावर हो गई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की इस वक्त सरकार है पंजाब में, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई थी और इसके अलावा कोटकपूरा में गोलीकांड में जिस तरीके से मौत हुई प्रदर्शनकारी की, उसके पीछे अकाली दल का हाथ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कितनी देर ये पूछताछ रहती है और पूछताछ में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल क्या कहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा में मौजूद रहेंगे। हिसार में कल मेक इन इंडिया के तहत 130 करोड़ जनता को जोड़ने की मुहिम का आह्वान करेंगे अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा कल ही वो सोनाली फोगाट की फैमिली से भी मुलाकात करेंगे और सांत्वना उन्हें देंगे। जिस तरीके से सोनाली फोगाट की फैमिली संतुष्ट नहीं है गोवा पुलिस की जांच से, लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई को सौंपा जाए इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक सौंपा नहीं गया है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से भी लिखित में दे दिया गया है। और आदमपुर उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो कि आदमपुर से चुनाव लड़े थे, उन्होंने सोनाली फोगाट को हराया था, इस वक्त बीजेपी में है और बीजेपी नेत्री ही थी सोनाली फोगाट और इस बार चुनाव लड़ना चाहती थी बीजेपी की टिकट पर। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई के पास जांच नहीं जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे जो समर्थक है सोनाली फोगाट के, उनको। तो ऐसे में हालांकि सोनाली फोगाट की अगर बात करें, उनकी फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने असंतुष्टि जताई है गोवा पुलिस की जांच पर। तो ऐसे में हालांकि आज जो सोनाली फोगाट का पीए है सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर, उनकी रिमांड खत्म हो रही है। आज गोवा पुलिस उन्हें दोबारा से अदालत में पेश करेगी। देखना होगा कि उन्हें दोबारा रिमांड में लिया जाता है या नहीं, लेकिन परिवार अभी भी असंतुष्ट चल रहा है। 15 साल की उनकी बेटी सोनाली फोगाट की बेटी की तरफ से बीते कल एक ट्वीट भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम पर, और गुहार लगाई है कि सीबीआई जांच की मांग करे। और यहां तक कि उनकी बेटी का कहना है कि जान का खतरा उनकी फैमिली को है, तो ऐसे में सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए और राजनीतिक
एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच हो। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जो कि एक जी पंजाबी आपके मशहूर पास रुक सिंगर थे करेंगे, और आप जिनके बने रहिए समर्थक हमारे देश साथ। ही नहीं रुक कर बल्कि लेते हैं रांची से, वहां से संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, देखिए रांची की सियासत में लगातार पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक का दौर जारी था। कल सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत भी पेश किया। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है और आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है? देखिए, आयुषी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिवसीय सत्र में तो विश्वास मत प्राप्त कर लिया। जी उन्हें 54 जब हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय 54 विधायक थे, लेकिन उन्हें कल 48 मत प्राप्त हुए। और इसे लेकर के जो झारखंड की विपक्ष की पार्टी है भाजपा, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। राज्य के 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध किया है। लगातार एक असंवैधानिक तरीके से एक दिवसीय सत्र बुलाने का विरोध किया है भाजपा। सियासी गलियारों की बात करें तो लगातार जो है निर्दलीय विधायकों के साथ साथ कुछ कांग्रेस विधायकों का सामंजस्य अभी तक सरकार का नहीं बैठ पाया है। समर्थन के हिसाब से कहीं न कहीं बोला जा रहा है निर्दलीय विधायकों द्वारा कि कांग्रेस के गर्दन पर छुरी रख कर के समर्थन लिया गया है। मैं बता दूं कि सियासी गलियारे अभी तक शांत नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री का अभी तक जो सरकार चलने की या बनाने की फैसला है, जो अभी तक अंतरिम रूप से गड़बड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री लगातार इस मामले में अस्वस्थ दिख रहे हैं। मैं गलिया और राजनीति की बात करूं तो झारखंड में अभी भी सियासी इतनी गर्मी पारा चढ़ी हुई है कि लगभग सभी जो विधायक हैं निर्दलीय, कांग्रेस के हो, जेएमएम को हो या फिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो, लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और जेएमएम पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से एक दिवसीय सत्र बुलाया, यहाँ तक कि गलत तरीके से उन्होंने विश्वास मत भी प्रस्ताव पारित किया, यहाँ तक कि किसी को बोलने तक नहीं किया विधानसभा सत्र में। भाजपा जी लगातार वॉकआउट करती रही। मैं बता दूं कि झारखंड में और भी बड़ी खबरें आ रही हैं। 28 अगस्त को कोल इंडिया लिमिटेड की बैठक रांची में की जाएगी, जिसमें झारखंड के कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले सभी वर्करों को दिवाली बोनस की ऑफर के रूप में जो रकम दी जाती है उसकी चर्चाएं की जाएंगी। आज राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली एम्स से इलाज कराकर पुनः रांची लौट रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता आयोग करार दिया है, उस मामले पर भी हो सकता है कि विचार करें। आज देर संध्या 4 बजे तक राज्यपाल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए नगद के साथ 3 विधायक कांग्रेस के पकड़े गए थे, विक्सल कोंगाड़ी, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और राजेश कश्यप, उन तीनों को झारखंड आने का सशर्त बात रखी गई है। तीनों विधायक अपने विधायकी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने उन्हें सख्त निर्देश दिया है कि जब कोर्ट आपको पश्चिम बंगाल बुलाए, कलकत्ता मुख्यालय बुलाए या फिर ईडी पूछताछ के लिए बुलाए, तो आपको स्वतः पश्चिम बंगाल का मुख्यालय कलकत्ता पहुंचना होगा, अन्यथा आपकी जो सशर्त जमानत बेल हुई है वह रद्द कर दी जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया सुबोध तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट दिल्ली से रहने वाली है? और अगर बात कर ले तो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना भारत दौरे पर है। हमने तस्वीरें भी दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आई, भव्य स्वागत उनका किया गया। क्या तमाम बड़ी अपडेट और दिल्ली से रहने वाली है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने लगभग शुरू कर दी है। अगर बात करें तो आज की बात करें तो तकरीबन 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो किस तरीके से अभी से ही 2024 की जो तैयारियां हैं उसमें जुट गई हैं और तैयारियां कितनी अहम रहने वाली हैं वो इस बैठक में होने वाला है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और वो जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट में ये बताया गया होगा कि जो हार का सामना करना पड़ा था या जो पिछली बार मार्जिन रह गया था हार जीत का बीजेपी के जो मंत्री है उनों का,
वो किस तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है और वो कौन कौन से राज्य रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और उन जो जितने भी हार हुई थी उनके कारणों को किस तरीके से जीत में बदला जा सकता है। इसको लेके आज बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसके अंदर जो क्लस्टर मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। तकरीबन 14-15 क्लस्टर मंत्री बनाए गए हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे, जिसमें से मुख्य नाम अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी जैसे जो नाम है वो इसमें शामिल है। अगर हम बात कर ले तो आज ये जो अहम बैठक है, ये बैठक ये बात दर्शाती है कि किस तरीके से अभी से बीजेपी जो है वो आने वाले आगामी जो लोकसभा जो चुनाव हैं उनको लेके तैयारियों में जुट गई है। वहीं अगर बात कर ले तो देश भर में लगभग ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा छापेमारी अभी तक कर ली गई है। आबकारी नीति को लेके जो दिल्ली में शराब की जो नीति चलाई गई थी उसको लेके ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि ईडी ने कहा है कि जो मनीष सिसोदिया है उनके घर पे छापेमारी नहीं की जा रही है, लेकिन दिल्ली के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। अगर हम बात कर ले तो झारखंड हो, बेंगलोर हो, केरल हो, मुंबई हो, ऐसी जगहों पे छापेमारी लगातार की जा रही है। वहीं अगर दिल्ली के जोरबाग की बात कर ले तो वहां पे समीर के घर भी छापेमारी की गई है, जिन्हों के यूके जो बैंक है राजेंद्र प्लेस में, वहां से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था, उसको लेके भी छापेमारी की जा रही है। अगर बात कर ले तो दिल्ली में लगातार आबकारी नीति को लेके आप सरकार मुश्किल में आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के अगर मौसम की बात कर ली जाए तो दिल्ली के जो मौसम है, अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आसमान फिलहाल साफ रहेगा, लेकिन दिल्ली वालों को जो गर्मी है वो लगातार परेशान करती रहेगी, क्योंकि अधिकतम तापमान दिल्ली में 36 डिग्री तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। हालांकि दिल्ली के अंदर बादल शाम तक छाए रहे आ सकते हैं और छा सकते हैं, जिससे दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी और उमस की वजह से दिल्ली वालों को जो गर्मी है वो लगातार परेशान करती रहेगी। जी चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और भी रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं लखनऊ से। संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है यूपी से, और सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी मिल पा रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। आयुष की अगर बात की जाए आज के प्रदेश की बड़ी खबर की, तो आज योगी कैबिनेट की आज 11 बजे लोकभवन में बैठक होगी और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको लेकर कई ऐसे अहम प्रस्ताव सामने आते हैं। इसके साथ साथ राजधानी को एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले विकास प्राधिकरणों के साथ में जो बैठक की थी, उस पर भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी कई अहम प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। हालांकि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए आयुषी, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए जो पश्चिमी यूपी है या फिर पूर्वांचल की बात की जाए तो तमाम ऐसे जो चाहे अवध क्षेत्र की बात हो, तो वहां पर जो योजनाएं जो प्रदेश की चल रही है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं है वो कहाँ तक पहुंच पाई है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार जो कवायद जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर भी आज कई ऐसे चर्चा होगी कैबिनेट में। इसके साथ कई ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे, दर्जनों ऐसे प्रस्ताव हैं आयुषी जिन पर आज मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनावों की अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में 753 जो नगरीय संस्थाओं में जो चुनाव होने, उसको भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले नगरीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम और खास है, क्योंकि 753 नगरीय संस्थाओं में चुनाव होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। फिर वो चाहे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो या फिर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन की बात हो, तो तमाम वो जो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है प्रदेश में व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए, उसको लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू होने वाला है राजधानी में। सितंबर के इस माह में लगातार जो संगठन मंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो बैठक करेंगे। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर जो केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास है उसको भी लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ आज की जो कैबिनेट बैठक की अगर आयुषी बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव होंगे जो सामने आ सकते हैं आयुषी। हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए आज केजीएमयू में एक बड़ी खबर आयुषी आ रही है कि वहाँ के जो
जो कर्मचारी हैं उन्होंने ओपीडी बंद करने का फैसला लिया और इससे कहीं ना कहीं मरीज आहत होंगे, मरीजों को एक बड़ी समस्या सामने जरूर आ सकती है। इसके साथ राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए परिवहन विभाग की आयुषी, तो परिवहन विभाग में पीपीपी मॉडल पर बस स्टैंड है वो बनाए जाएंगे ताकि व्यवस्थाओं को और सुचारू और सुगम किया जा सके। हालांकि आज की महत्वपूर्ण खबर अगर आयुषी बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो 11 बजे लोगों में बैठक होनी है वो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है आज के प्रदेश के लिहाज से। और कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है। लगातार जिस तरह से बात की जा रही है कि प्रदेश को चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए लगातार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश आता रहा है, उसको लेकर कई ऐसे फैसले होंगे, कई ऐसे बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होगी। उसके बाद दर्जनों ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर आज मुहर लगती हुई नजर आएगी। जी देखिए निकेत, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यों की समीक्षा भी करते हैं और विकास कार्यों की लगातार जानकारी लेते रहते हैं। चलिए अनिकेत, आपका रुख करेंगे पटना से। संवाददाता निशित ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निशित, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी पटना से मिल पा रही है? देखिए बिहार में लगातार जो राजनीति है गर्म होती हुई नजर आ रही है। सीएम नीतीश का दौरा, दिल्ली दौरा रहने वाला है और इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण तरीके से इस वजह से भी देखा जा रहा है कि जितने भी विपक्ष हैं उनको एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सीएम नीतीश हो सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 3 दिनों का दिल्ली दौरा है और उस 3 दिनों के दिल्ली दौरे में दिल्ली में बेशक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बिहार की सियासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और उसके बाद बिहार में जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार आरोप लगा रही है। बीते दिन ही संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की थी और इस बात को कहा था कि पलटू संग पप्पू। तो इस तरीके के जो राजनीतिक पार्टी है वो अब हमले बोल रही है। चिराग पासवान की ओर से भी एक ट्वीट किया गया था और उसमें भी नीतीश कुमार पर एक जोरदार हमला बोला गया था और कहा गया था कि बिहार के विकास को छोड़ के नीतीश कुमार देश में जा रहे हैं, देश की कमान संभालना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरीके के अब जोरदार हमले बिहार में किए जा रहे हैं और आज सुबह ही जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है आरपीपी सिंह, वो पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के एक जोरदार हमला बोला, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से जो बिहार की जनता है वो त्रस्त है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली घूमने में बस मस्त है, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरीके के लगातार जोरदार हमले बोले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है और नीतीश कुमार का जो दिल्ली दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि विपक्ष के जो नेता हैं देश में उनको एकजुट किया जाए और लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक एक बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, चाहे राहुल गांधी हो, आज की बात करें तो केजरीवाल जी से मुलाकात होने वाली है उनकी। तो बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। 7 पार्टियां हैं विपक्षी, उन तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे और उनको एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। तो दिल्ली से लेकर के बिहार तक राजनीति बेहद महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार का जो दौरा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है। जी निश्चित, देखिए नीतीश कुमार का जो दौरा है उसको कई नज़रिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसी को लेकर के बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा। तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है अगर सीएम नीतीश प्रधानमंत्री के पद के लिए 2024 में उतरते हैं तो। बिल्कुल देखिए, चुनौती इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी सीटें भी काफी ज्यादा हैं। नीतीश कुमार के सामने ये एक चुनौती निश्चित तौर पे हो सकती है कि नीतीश कुमार किस तरीके से विपक्ष के जो देश में नेता हैं उन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को एकजुट करेंगे, उनको सहमत करेंगे कि वो उनके साथ आने वाली लड़ाई लड़े 24 में। और 24 की तैयारी जनता दल यूनाइटेड भरपूर कर रही है, लेकिन इसीलिए कहा कि एक चुनौती नीतीश कुमार के सामने है कि आखिर उन नेताओं को किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिन जब नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो वो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। जब तक लालू यादव का उनको साथ नहीं मिलता तब तक देश में कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं और उनसे बातचीत करने में नीतीश कुमार को भी दिक्कत थोड़ी उत्पन्न हो रही थी।
इससे पहले ही उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन वो किस तरीके से उन चुनौतियों को फेस करते हैं ये देखना होगा। और भारतीय जी जनता पार्टी निषेध, भी देखिए लगातार एक बड़ी कोशिश कर चुनौती रही है उनको सीएम रोकने के नीतीश लिए। के सामने है। 2024 में लोकसभा का चुनाव और इसको लेकर के बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं रायपुर से, वहां से संवाददाता अनिल नेताम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रायपुर से रहने वाली है? सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, बड़ी खबरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी में भी तेज हो गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ जो है लगातार बुढ़ातालाब में हड़ताल पड़ताल हो रहा है। सरकार को अपने वादा निभाओ के नारे दे रहे हैं। जिस तरीके से जिन वादों को लेकर सरकार भूपेश की सरकार जो है बनी छत्तीसगढ़ में, उन वादों को पूरा करने के लिए हर एक जो है कभी शिक्षक, कभी अधिकारी कर्मचारी, तो कभी वन कर्मी, कभी दैनिक वेतन भोगी, तो कभी रसोई संघ, ये लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार को अपनी बातों को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जिन बातों को कहकर सरकार में आए हैं उन वादों को पूरा करें। सरकार के जो लगभग 4 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर है, लेकिन अब तक जो है उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक पूर्ण हुए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग अपने लगातार मांगों को लेकर। इसी कड़ी पे कल देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी जो है अपने मांगों को लेकर हड़ताल कर वहां धरना स्थल पर पहुंचे थे और उनके पक्ष में कहा है कि हम इनकी साथ देंगे, सरकार को जो है इनकी बातों को जो है अमल पे लाना चाहिए। इस तरीके से देख सक रहे हैं कि जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर भाजपा भी कमर कसली है और जो भी मुद्दे चलिए शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी रुक कर लेते हैं देहरादून से, संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या तमाम बड़ी अपडेट देहरादून से रहने वाली है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जो है रिपोर्ट सौंपी गई है, जिस प्रकार से कई दिनों से, कई सालों से जो है उत्तराखंड में भू कानून की मांग जो है वो चल रही थी और हिमाचल की तर्ज पर जो है यहाँ पर भू कानून जो है वो बनना चाहिए, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों से जो है ये मांग जो है उठ रही थी। इसकी रिपोर्ट जो है अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो है वो सौंप दी गई है और जिस प्रकार से देखा गया है उत्तराखंड को बने हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं और इन 22 सालों में कई मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर देखे गए और इसमें ये देखा गया कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है जिसके जमीन विवाद को लेकर जो है कई सारी चीजें जो है वो निकल कर आए कि बाहर के व्यक्तियों द्वारा जो है उद्योग के नाम पर जो है फर्जी तरीके से यहाँ पर जो है वो जमीनें ली जाती है, जिससे काफी दिक्कतें जो है आम लोगों को आने वाले भविष्य में हो सकती है। जो ग्रामीण जो लोग हैं वो लगातार इसका जो है पुरजोर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे और खासतौर पर यह देखा गया था कि 80 से ज्यादा जो जमीनें हैं वो उद्योग के नाम पर जो है वो बाहर के लोगों ने जो है उत्तराखंड में लिया है। तो इसको लेकर लगातार ग्रामीणों का विरोध जो है और जो पहाड़ी के जो लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए ये लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि सशक्त भू कानून जो है हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर होना चाहिए। तो एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, उसकी तर्ज पर जो है अब किस तरीके से कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है उस पर की जाती है और किस तरीके से कानून जो है वो बनाया जाता है, अब इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस प्रकार से यूके 888 पेपर लीक मामला जो है वो लगातार चल रहा है और इसमें जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 32 लोगों की गिरफ्तारी जो है अब तक एसटीएफ पुलिस जो है वो कर चुकी है। वहीं अब वन दरोगा 2021 में जो वन दरोगा की जो भर्ती हुई थी उसमें भी जो है बड़ा गड़बड़ झाला जो है वो देखने को मिला है। उसमें भी 4 सितंबर को जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया और 2 लोगों को जो है एसटीएफ पुलिस ने कल जो है वो गिरफ्तार भी कर दिया है, जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी उस पर जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से यूके 888 पेपर लीक का मामला जिस प्रकार से गरमाया था, उसके बाद से जो है लगातार जो फर्जी तरीके से जो पेपर कराए गए थे, तमाम जो घोटाले पेपर के दरमियान जो है वो किए गए थे, सभी भर्ती घोटाले जो है वो परत दर परत खुलती जा रही है और लगातार एसटीएफ पुलिस की ओर से जो है वो खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं। तो यानी कि आप वन दरोगा भर्ती में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कई और लोगों की गिरफ्तारियों के लिए जो है एसटीएफ पुलिस की ओर से लगातार जो है वो दबिश दी जा रही है। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की मौसम की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। हालांकि आज की अगर बात की जाए
तो आज लगभग सभी जगहों पर जो है मौसम फिलहाल जो है ये साफ बना हुआ है, लेकिन शाम ढलते ढलते उत्तराखंड के कई जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जी जो है उपेंद्र, देखिए लगातार देहरादून में बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर पिछले कई दिनों से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।